मैं देश के नवयुवकों से फिर भी विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक भारतवासियों की अधिक संख्या सुशिक्षित न हो जाए, जब तक उन्हें कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान न हो जाए, जब तक वे भूल कर भी किसी प्रकार की क्रांतिकारी षड्यंत्रों में भाग न ले। ये शब्द फांसी की प्रतीक्षा कर रहे उस क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के हैं, जो राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अपने जीवन की आहुति देने जा रहे थे। नमस्कार, प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। पिछले अंक में भी पंडित बिस्मिल के जीवन की ही चर्चा की गई थी। याद कीजिए, ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल के शब्द, भारत के लोग अभी इस लायक नहीं कि वे अपना शासन संचालन स्वयं कर सकें, और यदि वर्तमान स्थिति में उन्हें आज़ादी दी गई तो सत्ता पर कुछ अराजकतावादी कब्जा कर लेंगे। पंडित बिस्मिल और चर्चिल के विचार में 2 दशक का अंतराल है, और दोनों ही प्रकारांतर से एक ही बात कह रहे हैं। सोच और नीयत के अंतर के बावजूद आज देश को आज़ाद हुए 7.5 दशक हो चुके हैं, तो सोचिए सत्ता सिंहासनों पर कैसे लोग आरूढ़ हैं। एक संस्था नेशनल इलेक्शन वॉच के अध्ययन के अनुसार विधानमंडलों में आधे से कुछ ही कम लोग आपराधिक मामलों के आरोपी हैं, और एक कार्यकाल में उनकी संपत्ति में 1746% लगभग 1800% की वृद्धि हो जाती है। यह अध्ययन उन आंकड़ों के आधार पर है जो स्वयं राजनेताओं द्वारा नामांकन के समय उन्होंने घोषित किया होता है। समझा जा सकता है कि इस घोषणा में कितनी सत्यता होगी। रोचक बात यह भी है कि अधिकांश राजनेताओं ने अपने पेशा के कॉलम में शपथ पत्र में समाज सेवा दर्ज किया होता है। यानी कहें तो आज कथित समाज सेवा भी एक पेशा है जो सर्वाधिक मुनाफा देने वाला भी है। तभी तो चपरासी क्वार्टर से इस पेशा को अपनाने के बाद कोई लालू राजा बन जाते हैं, जैसा उन्होंने स्वयं कहा था, तो कोई मुलायम अखाड़े से यह पेशा अपनाकर देव दुर्लभ संपत्ति का मालिक बन जाता है। कोई उड़न खटोलों में उड़ रहा है, तो कोई शहंशाह का सा जीवन बिता रहा है। बिहार के मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी बंधु और कुछ दिन पूर्व मारे गए अतीक और अशरफ अहमद जैसों की संपत्ति राइफल से समाज सेवा करते हुए कई हजार करोड़ की हो जाती है। देश के बैंकों का 1000 करोड़ आकार लेने वाले विजय माल्या भी कई दलों का प्रतिनिधित्व देश की उच्च सदन राज्यसभा में कर चुके हैं, और देश छोड़ने के लिए एक सांसद के शिष्टमंडल का ही विशेषाधिकार का उन्होंने प्रयोग किया है। अभी पहलवान उत्पीड़न में कुख्यात हुए ब्रजभूषण शरण सिंह, आजम खां का साम्राज्य भी हजारों हजार करोड़ का है। ये तो बस चंद नाम हैं जो समय के फेर के कारण हाल ही में चर्चित, कुख्यात जो भी कहे हुए हैं, पर हर दल के पास ऐसे कुख्यात नाम थोक में हैं जो तो समझना मुश्किल नहीं कि सत्ता पर विराजित कैसे लोग हैं। यानी कहें कि इन अमृत काल आते आते इन 75 वर्षों में हमने चर्चित की उस भविष्यवाणी को सच साबित कर दिखाया है कि सत्ता पर कुछ अराजकतावादी कब्जा कर लेंगे। अब पंडित बिस्मिल के देश के नौजवानों के नाम संदेश की बात, जब तक भारतवासियों की अधिक संख्या सुशिक्षित न हो जाए, उन्हें कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान न हो जाए, तब तक वे भूल कर भी क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग न लें, अन्यथा उनका बलिदान उपयोगी साबित न होगा। ये सलाह उस क्रांतिकारी के हैं जिन्होंने अपने जीवन के 30 साल का आधा भाग क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होते हुए बिताया था। उस क्रांतिकारी के हैं जिन्होंने इन गतिविधियों में शामिल रहने के दौरान ही 11 पुस्तकें भी लिखी थी। तो उस विलक्षण प्रतिभा को देश के इस मानसिकता की समझ कैसे न होती कि जिस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने वो बलिदान दे रहे थे, उसी देश के किसी अंग्रेज के चाटुकार ने मैनपुरी षड्यंत्र की जानकारी सरकार तक पहुंचाई थी। किसी जगत नारायण जैसे नामी वकील ने उन्हें फांसी की सजा दिलवाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। उस करोड़ों की आबादी वाली देश में सदियों से कुछ विदेशी हमलावर आकर शासक बन बैठते रहते हैं। कोई व्यापार करने आकर ही सत्ताधीश बन बैठता है, और राजा महाराजाधिराज, नवाब नामधारी, अलंकरणधारी अपने दासत्व की प्रवृत्ति को
प्रकृति का उपहार मान रहे हैं। जैसा कि आधुनिक भारत के जनक और राष्ट्रवाद के देवदूत कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय जैसे प्रगतिशील विचारों वाले चिंतक ने अपने ब्रह्मैनिकल मैगजीन के 15 मई 1823 के अंक में कहा था, हम परमात्मा को भारत में ब्रिटिश शासन के वरदान के लिए पुनः पुनः सविनय धन्यवाद देते हैं और सच्चाई के साथ प्रार्थना करते हैं कि ब्रिटिश शासन भारत में कई सदियों तक अपने लाभकारी रूप में निरंतर क्रियाशील रहे। ये तो स्वतंत्रता काल की बात थी। आज स्वाधीनता बाद की बात करें तो सुशिक्षा के सामान्य नौजवानों के अधिकार की हकमारी कौन कर रहा है? क्या वे नहीं जो देश की स्थिति सुधारने की जिम्मेदारी का चादर ओढ़े लपेटे बैठे हैं, अपने अपने बच्चों को विदेशी ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों में शिक्षित कर रहे हैं और देश के शिक्षण संस्थानों के शैक्षिक स्थिति की ऐसी दुर्गति कर रहे हैं ताकि देश के नौजवान सुशिक्षित होने की जगह विकलांग शिक्षित होकर रह सकें। भरमाने को धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, राष्ट्रवाद, एकता, अखंडता जैसे गुरु गंभीर नशा के डोज के साथ जाति, धर्म, वर्ग जैसे भावनात्मक मुद्दे तो हैं ही। अंग्रेज भी देश को लूटकर अपने देश ले जाते थे। आज भी अपने स्वदेशी लुटेरे देश को लूटकर स्विस बैंक को भर रहे हैं। आज भी कोई सत्ता सेना को सरी गली जीप आपूर्ति करने वाले घोटालेबाज को संरक्षित करता है तो कोई भोपाल गैस कांड के हजारों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार अमेरिका के एंडरसन को विशेष विमान से विदेश पहुंचाने में मदद करता है। कोई मंत्री बोफोर्स के दलाल क्वात्रोची के खाता पर रोक हटवाने विदेश जाता है। कोई विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, संदेशरा बंधुओं को भागने का इंतजाम करता है जिन्होंने इस देश को खोखला किया है। पर देश इस 21वीं सदी में भी जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र जैसे भावनात्मक मुद्दों की में ही व्यस्त है और ऐसे ही लोग जो इन मुद्दों को उठाकर लोगों का भावनात्मक शोषण, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जयकारा में व्यस्त है, या कहें कि ऐसे लोगों को इन कामों में व्यस्त किया जाता रहा है। कभी शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था, आज़ादी का मतलब विदेशी गोरी चमड़ी की जगह काली चमड़ी का शासन कायम हो जाना मात्र नहीं है। उन्होंने यह भी लिखा है कि आज़ादी की लड़ाई में शामिल कुछ लोग साम्राज्यवादियों से सौदा कर केवल अपने लिए सत्ता हासिल करना चाहते हैं। क्या आज भी ऐसा नहीं हो रहा? गुलामी काल की फूट डालो और राज करो की नीति क्या आज भी सत्ता का मुख्य चरित्र नहीं है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वे ही जो सत्ता में बैठकर यह जघन्य अपराध कर रहे हैं, या देश को सुशिक्षित और कर्तव्य अकर्तव्य की समझ विकसित होने से रोकने वाले? क्या हम और आप नहीं जो ऐसे लोगों को सत्ता शीर्ष तक पहुंचाने की में सीढ़ी का काम कर रहे हैं, उनके मददगार बने हुए हैं? सोचिएगा जरूर। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराने का कष्ट करेंगे। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले अंक।